दोस्तों, यूनिवर्स कभी भी हमें हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जब जब हमने इसकी गहराइयों को तलाशा है, इसने हमेशा हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में स्पेस की गहराइयों को तलाशने के लिए लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें स्पेस की उन चीज़ों से रूबरू करा रहा है जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। यह हमें यूनिवर्स के इतिहास के बारे में नई जानकारियां दे रहा है। इससे मिलने वाले डेटा को जैसे जैसे स्टडी किया जा रहा है, हमें यूनिवर्स के बारे में कुछ चौंका देने वाली चीज़ें पता चल रही हैं। हाल ही में जेम्स वेब द्वारा एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज के क्लस्टर को देखा जा सकता है। इस तस्वीर को लेकर अलग अलग रिसर्चर्स ने कुछ रिपोर्ट जारी की हैं। इन रिपोर्ट्स में से एक तो ऐसी है जिसने सबको बेचैन कर दिया है। ऐसी एक रिपोर्ट आजकल काफ़ी सुर्खियों में है जिसमें यह दावा किया गया है कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं था। आपने भी हाल में ही न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ा होगा और यूट्यूब चैनल्स पर ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो ऐसे ही दावे कर रही हैं। बिग बैंग थ्योरी, जो कि साइंस की फील्ड में एक शताब्दी से भी ज़्यादा समय से जमी हुई है और जो हमारी आज तक की ऑब्जर्वेशंस पर खरी उतरती है, उसके बारे में इस तरह के दावे वाकई में परेशान करने वाले हैं। इन न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़कर और वीडियोज़ को देखकर आपके मन में भी ये सवाल घूम रहा होगा कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या है इन रिपोर्ट्स का सोर्स? क्या है इन रिपोर्ट्स में जो बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज कर रहा है? क्या वास्तव में इससे बिग बैंग थ्योरी गलत सिद्ध हो जाती है? आज की इस वीडियो में हम यही सब पता करने वाले हैं। मैं हूं आपका होस्ट अर्पित। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। बिग बैंग थ्योरी का विरोध कोई नया नहीं है। जब से इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था, तब से आज तक समय समय पर कई वैज्ञानिक अपने अपने मॉडल्स के आधार पर इस पर सवाल उठाते रहे। जैसे फेमस साइंटिस्ट फ्रेड होयल, जिन्होंने हमें बताया था कि किस तरह तारों की कोर में फ्यूजन के थ्रू हैवी एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। बिग बैंग थ्योरी के कट्टर क्रिटिक्स में से एक थे। उन्होंने अपने स्टडी स्टेट मॉडल के आधार पर बिग बैंग थ्योरी पर सवाल उठाए थे। यहाँ तक कि नोबेल ल्यूरेट हैंस ऑल्विन ने भी अपने समय में बिग बैंग के पैरेलल में एक अल्टरनेटिव थ्योरी दी थी। हमारे देश के भी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर, जिन्होंने फ्रेड होयल के साथ उनकी स्टडी स्टेट थ्योरी पर काम किया था, वो भी बिग बैंग थ्योरी के क्रिटिक्स में से एक थे। हालांकि समय के साथ मिलते गए नए सबूतों से धीरे धीरे विरोध के स्वर धीमे पड़ते गए और बिग बैंग थ्योरी को साइंटिफिक कम्युनिटी में यूनिवर्स के एवोल्यूशन के एक वैलिड एक्सप्लेनेशन की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि हमारा यूनिवर्स किस तरह एक हॉट डेंस पॉइंट में हुए एक्सपेंशन से इवॉल्व होता हुआ आज अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है। ये मॉडल हमें बताता है कि किस तरह बिग बैंग के दौरान ऊर्जा एलिमेंट्री पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स से एटम्स और एटम्स से गैस क्लाउड्स और फिर गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेटरी सिस्टम में इवॉल्व होती चली गई है। ये थ्योरी फिजिक्स की कुछ फेमस थ्योरीज जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ समय समय पर की गई तमाम ऑब्जर्वेशंस पर खरी उतरती गई है। खासतौर पर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMBR की खोज के बाद इस पर सारे संदेह लगभग खत्म ही हो चुके हैं। CMBR वो रेडिएशन है जो यूनिवर्स के जन्म के कुछ समय बाद का है, यानी तब का जब हमारा यूनिवर्स मात्र 3,80,000 साल पुराना था, जिसकी संभावना बिग बैंग मॉडल पर काम कर रहे कुछ वैज्ञानिकों ने जताई थी और जिसे पेंजिया और विल्सन नाम के दो वैज्ञानिकों ने खोज निकाला था। बाद में विल्किंसन प्रोब और प्लांक स्पेस मिशन के द्वारा हमें इसके बारे में और ज़्यादा डेटा मिला और वो सभी बिग बैंग थ्योरी की वैलिडिटी पर मुहर लगा रहा था और इसलिए धीरे धीरे बिग बैंग थ्योरी के पैरेलल में प्रपोज किए गए अदर मॉडल्स साइंटिफिक डिस्कोर्स से बाहर होते चले गए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या सबूत हैं जिनके आधार पर बिग बैंग मॉडल खड़ा है, तो आप इस पर मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इन सभी सबूतों को डिटेल में समझाया है। ओके, तो अब बात करते हैं कि जब हमारे पास इतने पुख्ता सबूत हैं तो फिर क्या वजह है कि खुद साइंटिफिक कम्युनिटी में से हमें विरोध के सुर सुनने को मिल रहे हैं। इसकी वजह साइंस खुद है। साइंस एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्रिटिसिज्म का बहुत सम्मान करता है। ये खुद विषय के जानकार लोगों को इन्वाइट करता है कि वो किसी थ्योरी में कोई फॉल्ट खोज कर निकालें या किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का कोई अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन पेश करें। साइंस में वही थ्योरी सही मानी जाती है जो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट को पास कर सके। साइंस में किसी थ्योरी को सही सिद्ध करने से ज़्यादा जोर उसे गलत सिद्ध करने पर दिया जाता है और उसे हर तरह से जांचा परखा जाता है ताकि कोई कमी हो तो वो सामने आ जाए। यहाँ तक कि साइंस में थ्योरीज का फ्यूचर आगे होने वाली ऑब्जर्वेशंस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन मिल जाए जो हमारी थ्योरी में फिट ना हो। ऐसी स्थिति में हमें अपनी थ्योरीज को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिससे साइंटिस्ट को ये उम्मीद है कि हमें यूनिवर्स के बारे में कुछ नया डेटा उपलब्ध कराएगा, ऐसा डेटा जो कि हमें आज तक अपने किसी भी मिशन से नहीं मिला है। और चूंकि ये डेटा नया है तो इसके साथ ये संभावना भी जुड़ी हुई है कि हो सकता है कि इसमें से कुछ डेटा हमारी किसी थ्योरी में फिट ना बैठे।
तो एक तरह से जेम्स वेब से मिलने वाला डेटा हमारी थ्योरीज के लिए एक नया चैलेंज लेकर आ रहा है, और ऐसा हो सकता है कि हमारी कोई थ्योरी इसे पास ना कर पाए। जेम्स वेब के लगभग 20 सालों तक काम करने की संभावना है, और इस दौरान हमें कभी भी ऐसा कुछ मिल सकता है जो यूनिवर्स के बारे में हमारी पुरानी समझ को एक नया विस्तार दे। और ये संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यूनिवर्स के साथ हमारा पुराना अनुभव कुछ ऐसा ही है। जेम्स वेब को स्पेस में गए हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, और इस शुरुआती डेटा के साथ हमें ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जिसमें साइंस की एक एस्टेब्लिश थ्योरी के बारे में सवाल उठने लगे हैं। तो क्या हमें वास्तव में ऐसा कोई डेटा मिल गया है जो कि बिग बैंग थ्योरी से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? अगर कोई ऐसा डेटा है तो आखिर ये डेटा क्या है, और क्या है सोर्स इस क्लेम का? इस क्लेम का सोर्स हाल ही में पब्लिश हुआ एक आर्टिकल है जिसके ऑथर हैं एरिक जे लर्नर। ये आर्टिकल जेम्स वेब द्वारा हाल ही में जारी की गई एक तस्वीर पर आधारित है। इस आर्टिकल में एरिक का कहना है कि जेम्स वेब का डेटा इस बात का संकेत दे रहा है कि बिग बैंग जैसी घटना कभी हुई ही नहीं। जब से आर्टिकल न्यूज में आया है तब से इसने दुनिया भर के लोगों को असमंजस में डाल दिया है। उसका एक कारण यह भी है कि लर्नर कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि एक ठीक ठाक रेप्यूट वाले साइंटिस्ट और एक अच्छे राइटर भी हैं, जो सैकड़ों आर्टिकल्स लिख चुके हैं, और साथ ही इनके कई रिसर्च पेपर भी दुनिया के रेप्यूटेड साइंस जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। वर्तमान में वो एक कंपनी लॉरेंसविला प्लाज्मा फिजिक्स, जो कि क्लीन एनर्जी के एरिया में काम करती है, के फाउंडर, प्रेसिडेंट और चीफ साइंटिस्ट है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के लिए उन्हें नासा से फंडिंग भी मिल चुकी है। मतलब एक साइंटिस्ट होने के लिए और क्या चाहिए। ओके, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। 1991 में लर्नर ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था बिग बैंग नेवर हैपेंड। इस किताब के अंदर उन्होंने तमाम तर्कों से यह साबित करने की कोशिश की थी कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं। लर्नर असल में स्टैटिक एंड इमोर्टल यूनिवर्स के प्रोपोनेंट है। ये बिग बैंग मॉडल जिसमें कि यूनिवर्स का जन्म एक सिंगुलैरिटी से होता है के उलट एक ऐसा मॉडल है जिसमें यूनिवर्स का जन्म सिंगुलैरिटी से नहीं होता, बल्कि ये डिफरेंट फॉर्म्स में हमेशा से मौजूद रहता है। लर्नर का ये स्टैटिक यूनिवर्स का आइडिया उनका अपना नहीं है, बल्कि वो हॉन्स अल्विन, जो कि स्वीडिश साइंटिस्ट थे, द्वारा प्रपोज किए गए प्लाज्मा यूनिवर्स मॉडल में विश्वास रखते हैं। प्लाज्मा यूनिवर्स मॉडल में यूनिवर्स के फैलने और सिकुड़ने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। यूनिवर्स एक सीमा तक फैलता है और फिर दोबारा सिकुड़कर एक बिंदु में समा जाता है। लेकिन जैसा बिग बैंग थ्योरी प्रपोज करती है उस तरह से वो किसी सिंगुलैरिटी से इवॉल्व होना शुरू नहीं होता। यानी प्लाज्मा मॉडल में यूनिवर्स कभी भी ट्रू सिंगुलैरिटी को अचीव नहीं करता। लर्नर के इस आइडिया को कभी भी किसी मेन स्ट्रीम फिजिसिस्ट द्वारा सही नहीं माना गया, बल्कि उनकी बुक के पब्लिश होने के बाद से ही समय समय पर साइंटिस्ट उनके इस दावे का खंडन करते रहे। अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट एडवर्ड राइट ने एक सीरीज ऑफ आर्टिकल में उनके इस दावे को पॉइंट बाय पॉइंट चैलेंज किया था। यहां तक कि 2004 में पब्लिश किए गए उनके एक आर्टिकल के रिस्पॉन्स में फेमस साइंस कम्युनिकेटर सीन कैरोल ने उन्हें क्रैकपॉट तक कह दिया था। लेकिन इतनी कठोर आलोचना के बावजूद लर्नर अपने दावों से जरा भी नहीं हिले। वो आज भी अपने दावों पर पहले की तरह कायम है। हालांकि उनके आर्टिकल्स में तमाम इनकॉन्सिस्टेंसीज एंड फ्लॉज को साइंटिस्ट ने कई मौकों पर पॉइंट आउट किया है। साइंस अपने किसी भी आइडिया को लेकर कभी भी रिजिड नहीं होता, वो हमेशा चेंज के लिए ओपन रहता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कभी भी कोई भी आकर यहाँ पर बड़ी आसानी से किसी भी साइंटिफिक थ्योरी को बदल सकता है। साइंस में थ्योरीज इंटरकनेक्टेड यानी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यदि एक थ्योरी में कोई चेंज आता है तो वो तमाम दूसरी थ्योरीज को भी प्रभावित करता है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि जैसे किसी बिल्डिंग में एक ईंट को रिप्लेस करने के लिए आपको उस बिल्डिंग की सभी ईंटें अपनी जगह से हिलानी पड़ जाएंगी। बिग बैंग मॉडल असल में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा की गई मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से निकला है, जो ये बताती है कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि फिजिक्स का आधार स्तंभ है और जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही बिग बैंग थ्योरी समय के साथ हुई तमाम ऑब्जर्वेशंस पर भी खरी उतरती रही है। तो ऐसे में इसे चैलेंज करने के लिए एविडेंस भी कोई हल्का फुल्का नहीं बल्कि भारी भरकम ही चाहिए। तो क्या लर्नर के पास अपने दावों को साबित करने के लिए कोई भारी भरकम एविडेंस है? आखिर जेम्स वेब से मिले जिस डेटा के आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं वो असल में क्या है? क्या वास्तव में वो इस थ्योरी के लिए खतरे की घंटी है? लर्नर अपना क्लेम जिस डेटा के आधार पर कर रहे हैं वो असल में जेम्स वेब टेलीस्कोप की एक तस्वीर है जिसमें कुछ बेहद पुरानी गैलेक्सीज मौजूद हैं जो कि यूनिवर्स में बिग बैंग के कुछ समय बाद फॉर्म होना शुरू हो गई थी। लर्नर का ऐसा कहना है कि ये गैलेक्सीज बिग बैंग मॉडल द्वारा प्रेडिक्ट की गई संभावना के मुकाबले काफ़ी स्मूथ, छोटी और वेल फॉर्म है, और यूनिवर्स में ऐसी तमाम गैलेक्सीज देखी जा सकती हैं तब जबकि यूनिवर्स मात्र 40 करोड़ साल पुराना है। इतने कम समय में इतनी स्मूथ, वेल फॉर्म गैलेक्सीज का मौजूद होना बिग बैंग थ्योरी पर सवाल खड़े करता है। मैं आपको बता दूं कि शुरुआती यूनिवर्स में जब गैलेक्सीज फॉर्म होना शुरू होती हैं तो अपनी शुरुआती स्टेज में वो एक बड़े गैस क्लाउड के रूप में होती हैं। समय के साथ ग्रेविटी इनको शेप करती जाती है।
धीरे धीरे ये स्मूथ, छोटी और एक डिस्क जैसी शेप में इवॉल्व होती जाती है। बिग बैंग के काफ़ी समय बाद जमा हुए गैस क्लाउड जैसी शेप से डिस्क शेप तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। लर्नर का कहना है कि जेम्स वेब की इमेज के अनुसार इसमें अनुमानित समय से कम समय लग रहा है। यानी इतनी पुरानी गैलेक्सीज का इतना वेल फॉर्म होना हमारी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग पर खरा नहीं उतरता। अब जिस तरह का एक क्लेम है उस पर उनका मजाक बनना तय था, क्योंकि वास्तव में उनकी आर्गुमेंट गैलेक्सी फॉर्मेशन थ्योरी को सवालों के घेरे में लाती है, न कि बिग बैंग थ्योरी को। हो सकता है एक गैलेक्सी किस तरह से फॉर्म होती है ये समझने में हम अभी कहीं चूक रहे हो। बिग बैंग थ्योरी से इसका कोई लेना देना ही नहीं। इस आर्गुमेंट के आधार पर बिग बैंग थ्योरी पर सवाल खड़ा करना उन्हें सिर्फ एक अवसरवादी ही बना रहा है, जो अपनी रिजेक्टेड थ्योरी को जिंदा रखने के लिए कोई मौका खोज रहा है। और यही कारण था कि लर्नर के आर्टिकल के पब्लिश होते ही उन लोगों ने भी जिनके वर्क को लर्नर ने अपने आर्टिकल में साइट किया था उनसे तुरंत ही दूरी बना ली। जैसे उनमें से एक एलिसन क्रैकपैट्रिक, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कनास में प्रोफेसर हैं, उनका कहना था कि लर्नर ने उनके आर्टिकल के जिस पार्ट को साइट किया है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलकर एलिसन द बिग बैंग हैपेंड क्रैकपैट्रिक कर लिया। इस एम्बेरसमेंट का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। एक और पेपर जिसे लर्नर ने साइट किया था, जिसका टाइटल था पैनिक एट द डिस्क, उसके ऑथर लियोनार्डो फेरेरा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम में एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, ने ट्वीट कर अपने आर्टिकल को मिसयूज करने वाले को बेईमान और अवसरवादी कह डाला। फेरेरा का कहना था कि उनका पेपर पूरी तरह से गैलेक्सी एवोल्यूशन थ्योरी से रिलेटेड है और बिग बैंग से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा और भी कई साइंटिस्ट ने उन्हें उनके इस आर्टिकल के लिए क्रिटिसाइज किया है, जैसे सेवन हेजनफेडर, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं और एक बहुत ही अच्छी साइंस कम्युनिकेटर भी हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर क्यों बिग बैंग मॉडल को सही माना जाता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर इन न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़कर और यूट्यूब वीडियोस को देखकर आपके मन में सवाल उठ रहे हैं तो आपके लिए परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। बिग बैंग थ्योरी अभी भी एक लेजिटिमेट थ्योरी है, जो कि हमारे यूनिवर्स के एवोल्यूशन का एक ट्रस्टवर्दी एक्सप्लेनेशन देती है। और जेम्स वेब की अब तक की ऑब्जर्वेशंस बिग बैंग थ्योरी के लिए कोई चैलेंज पेश नहीं करती। बाकी अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस पर मेरा एक वीडियो मौजूद है, उसे आप ऊपर लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो के अंत में मैं अपने सभी व्यूअर्स को प्यार और सपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जल्द ही ऐसी किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।